मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, बेटा क्विक रिवीजन का आपको एक वीडियो मिला है अभी तक। ये बेटा दूसरा रिवीजन का क्विक रिवीजन का क्लास है। कुछ बच्चे ने बोला कि सर आप बहुत ही जल्दी रिवीजन करा दिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे थे, थोड़ा स्लो रिवीजन कराइए। तो बेटा आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ 4 खंड का यानी 4 यूनिट का रिवीजन करेंगे। पहले का नाम बेटा ऊतक है, दूसरे का नाम संघ है, तीसरे का नाम मार्फोलॉजी है और चौथे का नाम साइटोलॉजी है। ये बेटा 4 संघ का हम लोग 4 खंड का, पहला खंड ऊतक, दूसरा संघ, तीसरा मार्फोलॉजी और चौथा साइटोलॉजी, इस 4 खंड का हम लोग रिवीजन करेंगे। ठीक, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेटा ऊतक का। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऊतक का। ध्यान देना बेटा, विभुजोतक ऊतक वो होता है जिनमें कोशिका विभाजन पाई जाती है, अस्थायी ऊतक में कोशिका विभाजन नहीं पाई जाती है। विभुजोतक ऊतक में कोशिका विभाजन पाई जाएगी, अस्थायी ऊतक में कोशिका विभाजन नहीं पाई जाती है। जीवित साधारण ऊतक पैरेन्काइमा होती है, मृत साधारण ऊतक स्क्लेरेन्काइमा होती है। ठीक, जीवित साधारण ऊतक पैरेन्काइमा होगी, मृत साधारण ऊतक क्या होता है बेटा? मृत साधारण ऊतक स्क्लेरेन्काइमा होती है। उसके बाद ध्यान देना बेटा, जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं उनकी हाइपोडर्मिस किसकी बनी होती है? कोलेनकाइमा की बनी होती है। द्विबीजपत्री पौधों की हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमा की बनी होती है और एक बीजपत्री पौधों की हाइपोडर्मिस स्क्लेरेन्काइमा की बनी होती है। ठीक, ध्यान देना, जो जड़ होता है इसमें रेडियल संवहन मंडल पाया जाता है। इनडार्ज कंडीशन तने में पाई जाती है बेटा, इकजार्ज कंडीशन जड़ में पाई जाती है और बाइकोलेटरल संवहन मंडल कुकुरबिटेसिकुल में पाया जाता है। बाइकोलेटरल संवहन मंडल किसमें पाया जाएगा? कुकुरबिटेसिकुल में पाया जाता है। ठीक, इसके बाद अब कुछ सिद्धांत दिए गए थे ऊतक में। पहला सिद्धांत था जिसका नाम था ट्यूनका कार्पस थ्योरी। ये इंपॉर्टेंट थोड़ा याद कर लेना बेटा, ट्यूनका कार्पस थ्योरी जिसे सिमिड ने दिया था। ट्यूनका कार्पस थ्योरी जिसे सिमिड ने दिया था। ट्यूनका कार्पस थ्योरी जिसे किसने दिया था? सिमिड ने दिया था। दूसरी थ्योरी थी हिस्टोजन थ्योरी जिसको हैंसियन ने दिया था। ट्यूनका कार्पस थ्योरी को किसने दिया था? सिमिड ने। हिस्टोजन थ्योरी को किसने दिया था? हैंसियन ने दिया था। बेटा इंपॉर्टेंट है, हैंसियन ने कौन सा थ्योरी दिया था? हिस्टोजन थ्योरी। और ट्यूनका कार्पस थ्योरी किसने दी थी? सिमिड ने दिया था। ठीक है बेटा, पार्श्व जड़ का निर्माण कौन करता है? पेरीसाइकिल करता है। पार्श्व जड़ का निर्माण कौन करेगा? पेरीसाइकिल करता है पार्श्व जड़ का निर्माण। ध्यान देना बेटा, पौधों में भोजन का संवहन फ्लोएम द्वारा होता है और खनिज पदार्थ और जल का संवहन जाइलम के द्वारा होता है। यानी जा से जाइलम होता है, जा से जल होता है। जा से जाइलम, जा से जल, जा से जाइलम, जा से जल, जा से जाइलम, जा से जल। तो पौधों में खनिज पदार्थ और जल का संवहन किसके द्वारा होगा? जाइलम द्वारा होगा। और फ्लोएम किसका संवहन करता है? भोजन का संवहन करता है। ध्यान देना बेटा, जो उच्च श्रेणी के पौधे होते हैं, उच्च श्रेणी के पौधे मतलब आवृत्तबीजी पौधे, उच्च श्रेणी के पौधे मतलब आवृत्तबीजी पौधे, उनमें बेटा एक कोशिका है जिनमें फ्लोएम में कंपेनियन कोशिका, फ्लोएम में कंपेनियन कोशिका और बेटा जाइलम में, जाइलम की एक कोशिका है जिसका नाम है बेसल्स। यानी जाइलम में बेसल्स और फ्लोएम में कंपेनियन कोशिका। ये सिर्फ और सिर्फ उच्च श्रेणी के पौधों यानी आवृत्तबीजी पौधों में पाया जाता है। ध्यान से समझना मेरे लाल, निम्न श्रेणी के पौधे वो होते हैं जिनमें फल फूल बीज नहीं आते हैं। फल फूल बीज नहीं आते हैं। उच्च श्रेणी में कौन सा पौधा आता है बेटा? आवृत्तबीजी पौधे आते हैं। उच्च श्रेणी पौधों में कौन सा आता है? आवृत्तबीजी आते हैं। ठीक, ध्यान देना, इसका मतलब जो आवृत्तबीजी पौधे होंगे उनका मुख्य लक्षण क्या होगा? कंपेनियन कोशिका का पाया जाना और जाइलम बेसल्स का पाया जाना। यानी जाइलम बेसल्स सिर्फ और सिर्फ उच्च श्रेणी के पौधे यानी आवृत्तबीजी पौधे में पाया जाएगा और और कंपेनियन कोशिका भी किसमें पाई जाएगी? उच्च श्रेणी के पौधे यानी आवृत्तबीजी पौधों में पाई जाती है। आवृत्तबीजी पौधों में फ्लोएम में क्या होगा? कंपेनियन कोशिका होगी और जाइलम में बेटा क्या होगा? बेसल्स पाई जाते हैं। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में ऊतक से
मैंने आपको बताया कि द्विबीजपत्री पौधों की हाइपोडर्मिस किसकी बनी होगी, कोलन कायमा की। एक बीज पत्री की किसकी बनी होगी, स्क्लेरन कायमा की। एक बीज की पत्री की यानी मोनोकाट की किसकी बनी होगी, स्क्लेरन कायमा की बनी होती है। ध्यान देना बेटा, कुछ कीटभक्षी पौधे होते हैं, कुछ कीटभक्षी पौधे होते हैं जिनमें पाचन ग्रंथियां पाई जाती हैं। कुछ कीटभक्षी पौधे होते हैं जो पाचन ग्रंथियां पाई जाती हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि पाचन ग्रंथियां किस में पाई जाती हैं, कीटभक्षी पौधों में पाई जाती हैं। कीटभक्षी पौधों में कौन सी ग्रंथ होती है, पाचन ग्रंथि पाई जाती है। और मैंने एक बार बोला था अपघटनी एंजाइम या पाचन एंजाइम, अपघटनी एंजाइम या पाचन एंजाइम ये पाया जाता था लाइसोसोम में। यहाँ बाबू पाचन ग्रंथि होती है, ये पाई जाती है कीटभक्षी पौधों में। और कीटभक्षी पौधों का उदाहरण क्या है, नेपंथीज है। क्या है बेटा, नेपंथीज है, ड्रोसेरा है, नेपंथीज है, ड्रोसेरा है। नेपंथीज एक कीटभक्षी पौधा होता है बेटा। क्या, कौन सा पौधा होता है, कीटभक्षी पौधा। इसमें कौन सी ग्रंथि पाई जाएंगी, पाचन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है ऊतक से ट्यूनका कार्पस थ्योरी बेटा आप जानिए, एस्टिमेट हो गया। और हिस्टोजन थ्योरी के बारे में जान गए, किसने दिया था, हेंसेन ने दिया था। एक थ्योरी इसी में आती है और अपिकल सेल थ्योरी। अपिकल सेल थ्योरी किसने दिया था, नगेली ने दिया था। अपिकल सेल थ्योरी किसने दिया था, नगेली ने दिया था। ट्यूनका कार्पस थ्योरी सिमिड ने। हिस्टोजन थ्योरी किसने दिया था, हेंसियन ने दिया था। मैंने आपको पहले बताया है 5 जगत प्रणाली आर्य छुटेकर ने दिया था 1969 में। 5 जगत प्रणाली किसने दिया था, आर्य छुटेकर ने 1969 में। और 2 जगत प्रणाली कैरोलस लीनियस ने दिया था। और 2 नाम पद्धति कैरोलस लीनियस ने दिया था। 2 नाम पद्धति में पहला शब्द किसके बारे में बताता है, वंश के बारे में यानी जीनस के बारे में बताता है। और दूसरा शब्द किसके बारे में बताता है, जात के बारे में बताता है या स्पीसीज के बारे में बताता है। ठीक, उसके बाद बेटा जब हम लोग बात करते हैं संघ की, जब हम लोग बात करते हैं संघ की, तो बेटा ये टोटल कितने संघ हैं, 10 संघ हैं। कितने हैं संघ हैं, 10 संघ हैं। सबसे पहला संघ होता है प्रोटोजोआ। सबसे पहले संघ क्या होता है, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के बारे में गोल्डफस ने बताया था। प्रोटोजोआ के बारे में किसने बताया था, गोल्डफस ने बताया था। जो अमीबा होता है इसमें गमन के लिए कूटपाद होता है। अमीबा में गमन के लिए कूटपाद होता है। कूटपाद भोजन पकड़ने में भी मदद करता है। इसका मतलब कूटपाद का मुख्य कार्य तो होता है गमन करना, चलना, लेकिन इसका उसके साथ साथ काम भोजन को भी पकड़ना होता है। और जो अमीबा में कूटपाद होता है बेटा वो लोपोपोडिया प्रकार का होता है। ठीक है, कूटपाद बनने के लिए सबसे मान सिद्धांत का नाम था साल-जल सिद्धांत था। कौन सा सिद्धांत था, साल-जल सिद्धांत। अमीबा में अंतःपराशर नियमन संकुचनशील रिक्तिका के द्वारा होता है। अमीबा के बारे में रसल वान रोजनहॉफ ने बताया था। ट्रिपैनोसोमा से निद्रा बीमारी होती है। ट्रिपैनोसोमा से निद्रा बीमारी होती है। युगलीना पौधे और जन के बीच जोड़ने वाली कड़ी होती है। दो केंद्रक पैरामीशियम में पाया जाता है। 2 केंद्रक मुख्य लक्षण पैरामीशियम का होता है। और ध्यान देना पैरामीशियम में गमन सिलिया या रोमाव द्वारा होता है। ट्राइकोनिम्फा एक प्रोटोजोआ है जो दीमक के आंत में पाया जाता है और इस सेलुलोज का पाचन करता है। ट्राइकोनिम्फा एक प्रोटोजोआ है जो दीमक के आंत में होता है, सेलुलोज का पाचन करता है। इसके बाद बाबू ध्यान देना, मलेरिया का संक्रमित अवस्था स्पोरोजाइट होता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम द्वारा होता है और मलेरिया को फैलाता कौन है, मादा मच्छरनी फैलाती है। ठीक है, और बाबू ध्यान देना मलेरिया में दवा क्विनिन देते हैं। मलेरिया में दवा क्विनिन देते हैं जो सिंकोना के छाल से निकाला जाता है। क्विनिन दवा किससे निकाला जाता है, सिंकोना की छाल से निकाला जाता है। बेटा एक कैस्पिरन स्ट्रिप थी वो एंडोडर्मिस में पाई जाती थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कैस्पिरन स्ट्रिप किस में पाई जाती है, एंडोडर्मिस में पाई जाती है। पौधों में 2 वृद्धि होती है, एक प्रथम वृद्धि दूसरी द्वितीय वृद्धि। प्रथम वृद्धि जो होगी वो लंबाई में वृद्धि होगी। द्वितीय वृद्धि जो होती है वो मोटाई या चौड़ाई में वृद्धि होती है। द्वितीय वृद्धि द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है। द्वितीय वृद्धि द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है और द्वितीय वृद्धि एधा के कारण या कैम्बियम के कारण होती है। एक बीजपत्री पौधे जो होते हैं उनमें द्वितीय वृद्धि नहीं पाई जाती है, क्योंकि उसमें एधा नहीं पाया जाता। मलेरिया का संक्रमित अवस्था क्या होता है, स्पोरोजॉइट होता है। क्या होता है, स्पोरोजॉइट होता है। मलेरिया में क्विनिन दवा खाते हैं जो सिंकोना छाल से निकाला जाता है, सिंकोना की छाल से निकाला जाता है। येंट अमीबा हिस्टोलिटिका का संक्रमित अवस्था बाइन्यूक्लिएटेड सिस्ट होता है। संक्रमित अवस्था क्या होता है, बाइन्यूक्लिएटेड सिस्ट होता है। उसके बाद संघ आता है पोरीफेरा। पोरीफेरा में मुख्य रूप से स्पंज का अध्ययन करते हैं। पोरीफेरा में मुख्य रूप से स्पंज का अध्ययन करते हैं और स्पंज के 2 खास लक्षण थे बेटा, एक कैनाल तंत्र का पाया जाना, एक कैनाल तंत्र का पाया जाना और दूसरा होता था कीप कोशिका या क्वाइनोसाइट कोशिका का पाया जाना। स्पंज या पोरीफेरा संघ के 2 लक्षण होते हैं, एक कीप कोशिका या क्वाइनोसाइट का पाया जाना और दूसरा कैनाल तंत्र का पाया जाना।
स्पंज जो होते हैं इनके शरीर में बहुत सारी छिद्र होता है जिसके द्वारा, जिसको आस्टिया कहते हैं। स्पंज के शरीर में बहुत सारे छिद्र होते हैं जिसको आस्टिया कहते हैं, जिसके द्वारा पानी अंदर आता है, और एक छिद्र होता है हस्टम जिसके द्वारा पानी बाहर आता है। ठीक, नहाने वाला स्पंज को बेटा यू स्पंजिया कहते हैं, तालाब वाले को स्पंजिला कहते हैं। यू प्लेटेला जापान में शादी के समय गिफ्ट दिया जाता है। इंपॉर्टेंट है नहाने वाला यू स्पंजिया और तालाब वाला स्पंजिला। ठीक, उसके बाद वो सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेटा संघ आता है। इसमें मुख्य रूप से सीलेंट्रेटा में मुख्य रूप से अध्ययन करते हैं हाइड्रा का। किसका करते हैं? हाइड्रा का। और बेटा ध्यान देना, हाइड्रा के एक विशेष लक्षण है कि हाइड्रा में दंश कोशिका पाई जाती है जिसको निमेटोसिस्ट कहते हैं। ये और किसी संघ में नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ सीलेंट्रेटा या हाइड्रा में पाई जाती है दंश कोशिका जिसको निमेटोसिस्ट कहते हैं। ध्यान देना बेटा, जो सीलेंट्रेटा संघ होता है इसमें आर्य सम्मित होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमने बताया था आर्य सम्मित किसमें पाई जाती है? सीलेंट्रेटा या हाइड्रा में पाई जाएगी। हाइड्रा को जहर को क्या कहते हैं? हिप्नोटॉक्सिन कहते हैं। हाइड्रा के जहर को क्या कहते हैं? हिप्नोटॉक्सिन कहते हैं। और हिप्नोटॉक्सिन प्रोटीन और फिनाल का बना होता है। हिप्नोटॉक्सिन किसका बना होगा? प्रोटीन और फिनाल का बना होगा। हाइड्रा का मुंह को हाइपोस्टोम कहते हैं। हाइड्रा के मुंह को क्या बोलते हैं? हाइपोस्टोम बोलते हैं। हाइड्रा में मीजोगिलिया पाई जाती है। बेटा ध्यान देना, हाइड्रा को हाइड्रोजोआ में रखा गया है। ओवैलिया को सी एनीमोन कहते हैं और ऑरेलिया को जेली मछली कहते थे। ऑरेलिया को जेली मछली कहते थे बेटा, और इसको स्काइफोजोआ में रखा गया है। स्काइफोजोआ में इंपॉर्टेंट है। ऑरेलिया को किस में रखा गया? स्काइफोजोआ में रखा गया है। और इसका और ये दूसरा नाम क्या होता है? जेली मछली। जेली मछली होती है। और बाबू ध्यान देना, जो जेली मछली होता है इसका लार्वा बाइपिनेरिया होता है। क्या होता है? बाइपिनेरिया। उसके बाद आता है प्लेटे हेलमंथीज आता था जिसको फीता क्रीम कहते थे। प्लेटे हेलमंथीज आता है बेटा जिसको फीता क्रीम कहते थे। जो प्लेटे हेलमंथीज होगा या फीता क्रीम होगा, इसकी सबसे खास बात है कि सबसे पहले द्विपार्श्व सम्मित का निर्माण प्लेटे हेलमंथीज में हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले द्विपार्श्व सम्मित का निर्माण कहाँ निर्माण हुआ? प्लेटे हेलमंथीज में। सबसे पहले जंतु त्रिस्तरीय कहाँ बने? प्लेटे हेलमंथीज में। दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले त्रिस्तरीय जंतु किस संघ में बने थे? प्लेटे हेलमंथीज में बने थे। सबसे पहले द्विपार्श्व सम्मित किस में बनी थी? प्लेटे हेलमंथीज में। प्लेटे हेलमंथीज को फीता क्रीम भी बोलते हैं। प्लेटे हेलमंथीज को क्या बोलते हैं? फीता क्रीम भी बोलते हैं। प्लेटे हेलमंथीज या फीता क्रीम में उत्सर्जन के लिए कोशिका होती है जिसका नाम होता है ज्वाला कोशिका। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज्वाला कोशिका को फ्लेम सेल कहते हैं। ज्वाला कोशिका को फ्लेम सेल कहते हैं। ये उत्सर्जन के लिए अंग होता है। उत्सर्जन फ्लेम सेल सोलिनोसाइड द्वारा होता है प्लेटे हेलमंथीज या फीता क्रीम में। इसके बाद ध्यान देना बाबू, प्लेटे हेलमंथीज में एक वर्ग था सिस्टोडा जो सबसे इंपॉर्टेंट था। सिस्टोडा एक ऐसा वर्ग था जिसके सभी जंतु परजीवी होते थे। सिस्टोडा एक ऐसा वर्ग है जिसके सभी जंतु परजीवी होते हैं। और सिस्टोडा वर्ग में आहार नाल पाचन नहीं होता। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जाता है किस वर्ग में आहार नाल पाचन अनुपस्थित होता है? सिस्टोडा वर्ग में। अगर ना दिया हो तो आप लगाओगे टीनिया। टीनिया में आहार नाल और पाचन नहीं पाया जाता है। टीनिया को किस वर्ग में रखा गया? सिस्टोडा में। सिस्टोडा में रखा गया है। सिस्टोडा वर्ग में सभी जंतु अंतःपरजीवी होंगे, आहार नाल पाचन नहीं होगी। और इसका मतलब टीनिया में आहार नाल पाचन नहीं पाया जाता, इंपॉर्टेंट है। या सिस्टोडा वर्ग में नहीं पाया जाता है। ठीक, और बाबू ध्यान देना, सिस्टोडा वर्ग में आहार नाल पाचन नहीं होगा। और सिस्टोडा वर्ग का उदाहरण होता है टीनिया सोलियम, जिसको पार्क टेपवार्म कहते हैं क्योंकि हम लोग सोते पार्क में हैं। सोलियम मतलब कहाँ सोते हैं? पार्क में। तो टीनिया सोलियम का दूसरा नाम होता है पार्क टेपवार्म और टीनिया सजिनाटा का दूसरा नाम होता था बीफ टेपवार्म। ध्यान देना बेटा, जो फीता क्रीम होते हैं या टीनिया होता है, ये दो पोषदीय होता है। जो टीनिया है दो पोषदीय है। प्रथम पोषदीय मनुष्य होता है, द्वितीय पोषदीय सूअर होता है। टीनिया जो होता है प्रथम पोषदीय मनुष्य है, द्वितीय पोषदीय कौन है? सूअर है। और बाबू ध्यान देना, इसके बाद फ्लूक, लीवर फ्लूक जो होता है, लीवर फ्लूक के भी दो पोषदीय है। प्रथम पोषदीय मनुष्य है, द्वितीय पोषदीय का है घोघा है या स्नेल है। ठीक, इसके बाद बेटा आता है एस्के हेलमंथीज। एस्के हेलमंथीज को राउंड वर्म या गोल क्रीम कहते हैं या निमेटोड्स भी कहते हैं। एस्के हेलमंथीज को निमेटोड्स कहते हैं या गोल क्रीम कहते हैं। एस्के हेलमंथीज को निमेटोड्स कहते हैं या गोल क्रीम कहते हैं बेटा। और ध्यान देना, जो एस्के हेलमंथीज है इसमें मुख्य रूप से एस्केरिस का अध्ययन करते हैं। एस्केरिस के नर में पीनियल सीटी पाई जाती है क्योंकि सीटी बजाने की आदत लड़कों की होती है। पीनियल सीटी एस्केरिस में, नर एस्केरिस में पाई जाती है। और ध्यान देना, एस्केरिस में उत्सर्जन के लिए अंग क्या होता है? रेनेट कोशिका होती है। एस्केरिस में उत्सर्जन के लिए अंग क्या होते हैं? रेनेट कोशिका होती है। एस्केरिस का संवेदी अंग क्या होता था? फास्मिड होता था। बहुत इंपॉर्टेंट है कि एस्केरिस का संवेदी अंग क्या होगा? फास्मिड होता है। फिर बाबू क्वेश्चन एक पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आभासी देह गुहा या मिथ्या देह गुहा, आभासी देह गुहा या मिथ्या देह गुहा किसमें पाया जाता है? एस्केरिस में पाया जाता है या एस्के हेलमंथीज या निमेटोड्स या गोल क्रीम में पाया जाता था। बेटा एस्केरिस जो होती थी उसमें 4 निर्मोजन होता था।
एस्केरिस में 4 निर्मोचन होता था। प्रथम निर्मोचन कहाँ होता था? मृदा में। और चौथा निर्मोचन कहाँ होता था? आंत में होता था। ध्यान देना, इसी एस्केलहेमिन्थीज का एक जंत है बुचेरिया। एस्केलहेमिन्थीज जंत संघ का एक जंत है बुचेरिया। बुचेरिया से बेटा फाइलेरिया बीमारी होती है। बुचेरिया से फाइलेरिया बीमारी होती है, उसको हाथी पाँव बीमारी भी कहते हैं। बुचेरिया से फाइलेरिया बीमारी भी होती है या इसको हाथी पाँव बीमारी भी कहते हैं। ठीक, उसके बाद बाबू अगला संघ था एनिलिडा। नर जनन 18 में, मादा 14 में। नर जनन 18 में, मादा 14 में। क्लाइटेलम 14, 15, 16 कार्य होगा कोकून का निर्माण करना। हृदय 7, 9, 12, 13 में होगा। स्पर्म थीका क्या होगा? 6, 7, 8, 9 में होगा। टोटल 100 से 120 खंड पाया जाएगा। और केएन बाहल ने केचुए के ऊपर किताब लिखी थी। केचुए में गीली त्वचा के द्वारा सांस होगा। केचुए में उत्सर्जन नेफ्रीडिया के द्वारा होता है। और केचुए की हीमोग्लोबिन कहाँ घुली होती है? प्लाज्मा में घुली होती है। और केचुए में बंद रक्त प्रसंचरण तंत्र पाया जाता है। ध्यान देना बेटा, केचुए में गमन सीटी द्वारा होता है। सीटीएस आकार की होती है। और केचुए का वर्ग होता है ओलिगोचीटा। ओलिगोचीटा, ओलिगोचीटा केचुए का वर्ग होता है ओलिगोचीटा। और एक क्लोरागोजन कोशिका होती है जो केचुए में पाई जाती है। ये लीवर के यकृत के एनालॉगस होती है। केचुए में क्लोरागोजन कोशिका पाई जाती है बेटा। जो केचुआ होता है उसमें क्लोरागोजन कोशिका पाई जाती है जो यकृत के एनालॉगस या लीवर के एनालॉगस होती है। इसका मुख्य कार्य होता है पोषण। केचुए में टिफ्लोसोल 26 से 33वें खंड में पाया जाता है। केचुए में टिफ्लोसोल 26 से 33वें खंड में पाया जाता है, जिसका मुख्य कार्य होता है क्या? अवशोषण सतह को बढ़ा देना। इंपॉर्टेंट है कि टिफ्लोसोल किस खंड में होगा? 26 से 33 में होगा। इसका मुख्य कार्य होगा अवशोषण सतह को बढ़ा देना। इसका बाद मोलस्का आता है बेटा। मोलस्का से माँ से मोलस्का, माँ से मोती, माँ से मेंटल, माँ से मोलस्का। यानी मोलस्का से मोती प्राप्त होती है। मोलस्का से मोती प्राप्त होती है। और जिस जंत से मोती प्राप्त होती है उसका नाम होता है पुंक्टाडा बुल्गैरिस। जिस जंत से मोती प्राप्त होती है उसका नाम होता था पुंक्टाडा बुल्गैरिस। यानी पुंक्टाडा बुल्गैरिस से क्या प्राप्त होता है? मोती प्राप्त होता है या मोलस्का संघ से मोती प्राप्त होता है। जो मोलस्का संघ की जंत होते हैं इनके बाहरी आवरण कैल्शियम का बना होता है। इनका बाहरी आवरण किसका बना होता है? कैल्शियम का बना होता है। इनमें काटने और चबाने के लिए अंग रेडुला होता है। इनमें काटने और चबाने के लिए अंग क्या होता है? रेडुला होता है। इसमें काटने और चबाने के लिए कौन सा अंग होता है? रेडुला होता है, काटने और चबाने वाला अंग। ठीक, ध्यान देना बेटा। इसके बाद मोलस्का में एक वर्ग है जिसका नाम है सिफाइलोपोडा। मोलस्का में एक वर्ग है जिसका नाम है सिफाइलोपोडा। सिफाइलोपोडा में ऑक्टोपस आता है और सीपिया आती है। जो सीपिया होता है उसको कटल मछली कहते हैं या ऑक्टोपस को डेविल मछली कहते हैं। सीपिया को कटल मछली कहते हैं, ऑक्टोपस को डेविल मछली कहते हैं। सीपिया को कटल मछली कहते हैं, ऑक्टोपस को कौन सी मछली कहते हैं? डेविल मछली कहते हैं। इसके बाद बेटा आता है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा ये होता है बेटा, इसमें जल संवहन तंत्र या वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। और सबसे खास बात यह है इकाइनोडर्मेटा में गमन नालपात द्वारा होता है। इकाइनोडर्मेटा में गमन किसके द्वारा होगा? नालपात द्वारा होता है। इंपॉर्टेंट है। और याद रखना समुद्री खीरा या सूक्सी कुकम्बर और स्टारफिश जिसको ताला मछली कहते हैं। स्टारफिश जिसको तारा मछली कहते हैं, तारा मछली कहते हैं। स्टारफिश को क्या कहते हैं? तारा मछली कहते हैं। और तारा मछली किस में रखा गया है बेटा? तारा मछली किस में रखा गया है? इकाइनोडर्मेटा में रखा गया है। तारा मछली किस में रखा गया है? इकाइनोडर्मेटा में रखा गया है। इसके बाद बेटा आता था कार्डेटा। कार्डेटा सबसे बड़ा संघ होता था। मोलस्क का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। कार्डेटा सबसे बड़ा संघ है। मोलस्क का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। कार्डेटा सबसे बड़ा संघ है। मोलस्क का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। ठीक है, जो कार्डेटा संघ होगा बेटा, जो कार्डेटा संघ होगा इनका जो बाहरी आवरण होगा, कार्डेटा संघ का बाहरी आवरण जो होता है वो बेटा किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। और इनके पैर कैसे, जो कार्डेटा होगा बेटा, कार्डेटा नहीं बेटा, आर्थ्रोपोडा। धोखे से मुंह से गलती निकल गया बेटा। जो आर्थ्रोपोडा होता है इनका जो बाहरी आवरण होता है, आर्थ्रोपोडा का बाहरी आवरण काइटिन का बना होता है। कार्डेटा मत बोलना, कार्डेटा धोखे से निकल गया। इसके बाद वाला संघ कार्डेटा है। जो आर्थ्रोपोडा है इसका बाहरी आवरण किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। इसमें संयुक्त आँख होगी। कौन सी आँख होगी? संयुक्त आँख होगी। इसके बहुत सारे वर्ग होते हैं बेटा। एक वर्ग है इंसेक्टा जिसको सबसे बड़ा वर्ग कहते हैं। एक वर्ग है इंसेक्टा जिसको सबसे बड़ा वर्ग कहते हैं। इसमें 3 जोड़ी पैर पाया जाता था। कितने जोड़ी पैर पाया जाता था? 3 जोड़ी पैर पाया जाता था। इंसेक्टा वर्ग में श्वसन ट्रेकिया द्वारा होता था। उत्सर्जन मैलिपिजन नलिका द्वारा होता था बेटा। और इसी का उदाहरण था तिलचट्टा था, मधुमक्खी थी, दीमक था, इसी में ही आती थी। एक वर्ग था बेटा इसी में क्रस्टेशिया जिसके जंत जलीय होते थे। और सबसे खास बात ये थी जो क्रस्टेशिया वर्ग होता था बेटा, इसमें उत्सर्जन
ग्रीन ग्रंथ या हरी ग्रंथ द्वारा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हरी ग्रंथ द्वारा या ग्रीन ग्लैंड द्वारा उत्सर्जन किस वर्ग में होता है? क्रस्टेशिया में होता है। और क्रस्टेशिया में बेटा झींगा मछली और प्राण आता था। इसके बाद अरगनिडा एक वर्ग होता था, इसमें बिच्छू और मकड़ी आती थी, इसमें बिच्छू और मकड़ी आती थी। फिर तिलचट्टा के बारे में पूछा जाता है। तिलचट्टा को काकरोच कहते हैं, इसका नाम होता था प्लापेरी पलनाटा अमेरिकारा और बलाटा ओरिएंटलिस। जो तिलचट्टा होता है, काकरोच होता है, इसकी दो जातियाँ होती हैं, एक पेरी पलनाटा अमेरिकाना, एक होता है बलाटा ओरिएंटलिस। ध्यान देना, जो बेटा तिलचट्टा होता है इसकी शरीर, जो तिलचट्टा होता है इसकी शरीर कितने भागों में बटी होती है? तिलचट्टे की शरीर 3 भागों में बटी होती है। तिलचट्टे के शरीर में कितने खंड होंगे? 20 खंड होंगे। तिलचट्टे के शरीर में खंड कितने होते हैं? 20 खंड होते हैं। भाग कितने होते हैं? 3 भाग में पहला होता है सिर, दूसरा होता है वक्ष, तीसरा होता है उदर। ये इंपॉर्टेंट था। सिर में 6 खंड होंगे, वक्ष में 3 खंड होंगे, उदर में 11 खंड होंगे। यानी 6, 3, 9, 11, 20। सिर में कितने खंड होंगे काकरोच के? 6, वक्ष में 3 और उदर में कितने होंगे? 11 होंगे। यानी 6, 3, 9, 11, 20। अपूर्ण का अंतरण पाया जाता था किसमें? तिलचट्टे में। कैसा का अंतरण होता था? अपूर्ण का अंतरण होता था। एनल स्टाइलैंड का अप्रोच में होगा, एनल सरकाई नर्मादा दोनों में पाया जाता है। एलरी मांसपेशी 13 जोड़ी होती हैं जो काकरोच के हृदय से संबंधित होती है। एलरी मांसपेशी काकरोच की 13 जोड़ियाँ होती हैं जो हृदय से संबंधित होती हैं। किससे संबंधित होती हैं? जो हृदय से संबंधित होती हैं। और काकरोच में उत्सर्जन किसके द्वारा होता था बेटा? मैलीपिजियन नलिका के द्वारा होता था। या तिलचट्टे में उत्सर्जन किसके द्वारा होता था? मैलीपिजियन नलिका के द्वारा होता था। एपीकल्चर में मधुमक्खी का पालन करते हैं। मधुमक्खी के डांस के बारे में कार्ल वैन फ्रिश ने बताया था। मधुमक्खी में फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है। और मधुमक्खी के डांस के बारे में कार्ल वैन फ्रिश ने बताया था। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर बोलोगे। और मधुमक्खी की जात भारत में एपिसेंडिका पाई जाती थी। ठीक है। दीमक जो होता है, दीमक को आइसोपटेरा ऑर्डर में रखा गया। दीमक को आइसोपटेरा ऑर्डर में रखा गया है। दीमक को ओडोंटोडर्मा ओबोसस इसका नाम होता है बेटा। और इसके कॉलोनी को ट्रमेंटोरियम कहते हैं। इसके कॉलोनी को क्या कहते हैं? ट्रमेंटोरियम कहते हैं। इसके कॉलोनी को क्या कहते हैं? ट्रमेंटोरियम। ठीक है। इसके बाद रेशम कीट आता है। रेशम कीट को पालन को सेरीकल्चर कहते थे। रेशम कीट के पालन को क्या बोलते थे? सेरीकल्चर बोलते थे। रेशम कीट के पालन को सेरीकल्चर बोलते थे। बाम्बिक्स मोराई कहते थे इसका नाम होता था बाम्बिक्स मोराई। और इसका लार्वा होता था कैटरपिलर। लार्वा क्या होता था? कैटरपिलर। तो ये बेटा था संघ। ऊतक हो गया, संघ हो गया। उसके बाद हम लोग बात करेंगे साइटोलॉजी की। किसकी बात करेंगे? साइटोलॉजी की। मार्फोलॉजी की कल हम लोग बात कर लेंगे क्योंकि वीडियो बड़ा बन जाएगा बेटा। वीडियो बड़ा हो जाएगा तो आपको देखने में दिक्कत होगी। मैं साइटोलॉजी बात कर ले रहा हूँ। जो साइटोलॉजी होती है इसमें कोशिका का अध्ययन करते हैं। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। नाभिक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कोशिका सिद्धांत स्लाइडर नौसवान ने दिया था, अमान्य हो गया था। इसका रूपांतर रुडॉल्फ बर्चू ने किया था। बोला था ओमनी सल्ला ई सल्ला। बाबू ध्यान देना, पौधों की कोशिका भित्त सेलुलोज की बनी होती है। जंतुओं में कोशिका भित्त पाई नहीं जाती है। जीवन की सबसे छोटी या मूल इकाई कोशिका होती है। वर्गीकरण की सबसे छोटी या मूल इकाई जाति होती है। और वंशागत की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? जीन होती है। ठीक है। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं। राइबोसोम को पैलाडे ने खोजा था। राइबोसोम के ऊपर कोई भी झिल्ली नहीं पाई जाती है, अतः हम लोग जुगाड़ में इसको नंगू पांडे भी बोला करते थे। माइटोकॉन्ड्रिया को कोलिकर ने खोजा था। बेंडा ने नाम दिया था। अल्टमान ने बायोप्लास्ट कहा था। बाबू ध्यान देना, माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक सतह पर इलेक्ट्रॉन संवहन तंत्र नाम की अपक्रिया होती है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स होता है उसमें क्रेब्स चक्र नाम की अपक्रिया होती थी। ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी पाई जाती है। बेटा ध्यान देना, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक सतह पर माचिस की तीली जैसी संरचनाएं कुछ होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक सतह पर तीली जैसी कुछ संरचनाएं होती हैं जिसको क्या बोलते थे? एफोन करियाक्सीसोम बोलते थे। इसी पर एटीपी का निर्माण होता था। यही कारण है माइटोकॉन्ड्रिया को शरीर को कोशिका गृह कहा जाता था। लाइसोसोम को ले डूबे या डी डूबे ने खोजा था। इसमें अपघटनी एंजाइम या पाचन एंजाइम पाया जाता था। इसको आत्मघाती थैला भी कहते थे। अंधा प्रदबजलिका को पोर्टर और क्लाउड ने खोजा था। ये 2 प्रकार का होता है, RER या CR। RER पर लिपिड का RER पर प्रोटीन का संश्लेषण होता था। ये CR पर लिपिड का संश्लेषण होता था। डीएनए का द्विगुणित मॉडल वाटसन और क्रिग ने दिया था। डीएनए में थायमिन पाया जाएगा, आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। डीएनए में थायमिन पाया जाता है, आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। यानी डीएनए में यूरेसिल नहीं होगा, आरएनए में थायमिन नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद बेटा ध्यान देना, ये जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं इनके बीच बंध को, जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं इनके बीच बंध को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बंध होते हैं। कौन सा बंध होते हैं? हाइड्रोजन बंध होते हैं। और डीएनए का द्विगुणित मॉडल वाटसन और क्रिग ने दिया था। डीएनए से आरएनए बनने को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। आरएनए से प्रोटीन बनने को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं। और बेटा आरएनए से डीएनए बनने को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और डीएनए से डीएनए बनने को डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन कहते हैं। अमीनो अम्ल का स्थानांतरण टीआरएनए करता है। और एमआरएनए को मैसेंजर आरएनए या संदेशवाहक आरएनए कहते हैं। टीआरएनए को एसआरएनए कहते हैं क्योंकि बेटा जल में घुलनशील होता है। जंपिंग जीन को बारबरा मैक्लेंटाग ने खोजा था मक्का पर। जंपिंग जीन को बारबरा मैक्लेंटाग ने खोजा था मक्का पर। पैराक्सीसोम
पराक्सीसोम की खोज टाल्बर्ट ने की थी। पराक्सीसोम में एक नुकसानदायक प्रक्रिया जिसका नाम है प्रकाशीय श्वसन। प्रकाशीय श्वसन कहाँ होती है? पराक्सीसोम में होती है। पराक्सीसोम क्रिया कहाँ होगी? ठीक है बेटा, पराक्सीसोम में एक प्रकाशीय श्वसन नाम की अपक्रिया होती थी जो C3 पौधों में पाई जाती है। प्रकाशीय श्वसन नाम की अपक्रिया ये पराक्सीसोम में भी होती है, माइटोकॉन्ड्रियम में भी होती है, क्लोरोप्लास्ट में भी, हरित लौक में भी होती है। रंगहीन लौक का नाम होता था ल्यूकोप्लास्ट। ये इंपॉर्टेंट है। रंगहीन लौक का नाम क्या है? ल्यूकोप्लास्ट नाम है। रंगहीन लौक का क्या नाम है? ल्यूकोप्लास्ट। बेटा ये पूछा जाता है एग्जाम में। और डीएनए में क्या होगा? थाइमिन होगा। समसूत्री विभाजन को फ्लेमिंग ने खोजा था। अर्धसूत्री विभाजन को फार्मर और मोरे ने खोजा था। समसूत्री विभाजन को फ्लेमिंग ने, अर्धसूत्री विभाजन को फार्मर और मोरे ने। अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिका में होती है। अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिका में होगी। कहाँ होगी? जनन कोशिका में होती है। समसूत्री विभाजन की सबसे बड़ी अवस्था होती थी प्रोफेज और सबसे छोटा होता था एनाफेज। समसूत्री विभाजन की सबसे बड़ी अवस्था क्या होगी? प्रोफेज होगी और सबसे छोटी अवस्था क्या होगी? एनाफेज होती है। ठीक है बेटा, इसके बाद ध्यान देना, क्रॉसिंग ओवर पैचेटीन में होती है। क्रॉसिंग ओवर पैचेटीन में होती है। कियाज एक्स आकार का होता था। डिप्लोटीन में इसका निर्माण होता था। डिप्लोटीन में कियाज का निर्माण होता था जो एक्स आकार का होता था। टर्मिनलाइजेशन कहाँ होता था? डाइकाइनेसिस में होता था। बेटा ध्यान देना, समसूत्री विभाजन किसमें होता था? अर्धसूत्री विभाजन किसमें होगा? जनन कोशिका में होता है। इंपॉर्टेंट, जनन कोशिका पूछा जाए तो अर्धसूत्री विभाजन होगा। इसमें गुणसूत्र कितने हो जाते हैं बेटा? आधे हो जाते हैं। इसमें गुणसूत्र कितने होंगे? आधे होंगे। और जो असूत्री विभाजन होगा इसकी 5 उप अवस्थाएं होती थी। अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज की अर्धसूत्री विभाजन में तो पहले तो 4 अवस्थाएं होती थी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। और सूत्री विभाजन में पहले तो 5 अवस्थाएं होती थी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। जो प्रोफेज की होती थी इसकी 5 उप अवस्थाएं थी। सीक्वेंस याद रखना, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंस याद होना चाहिए। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। ये हम लोग ट्रिक पढ़ते थे, लता जरा पानी दे दो। इसके बाद एक सीक्वेंस पूछा जाता था, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। फिर एक क्रम और आता था G1S G2M, G1S G2M, G1S G2M। सभी प्रकार के आरएनए का संश्लेषण G1 में होगा। इसमें डीएनए का संश्लेषण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पूरे कोशिका विभाजन का सबसे ज्यादा समय अंतावस्था में लगता है। अंतावस्था के कितने क्रम हैं? 4। G1S G2M। अंतावस्था कितने क्रम है? 4। G1S G2M। क्रम याद रखना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज याद रखना बेटा। सबसे बड़ा प्रोफेज, सबसे छोटा एनाफेज। फिर याद रखना क्या? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। ठीक है बेटा, हमको लगता है आप लोग को चीज़ें याद हो गई होंगी जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। बेटा क्विक रिवीजन वाला अगले बार आपको वीडियो मिलेगा कल। तब तक के लिए बेटा थैंक यू, धन्यवाद।